Property Guru. नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम एक बार फिर प्रॉपर्टी गुरु का स्पेशल एपिसोड आपके सामने लेकर हाजिर हैं। आज एक बार फिर से बात करेंगे मुंबई, स्पेसिफिकली कहूं MMR, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की, जो पिछले 3-4 साल से या थोड़े उससे ज़्यादा समय से कह दें एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज से गुजर रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके और ओवरऑल सिटी को बेहतर बना के। तो इसमें सबसे बड़ा जो बज़वर्ड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरे MMR में इंफ्रास्ट्रक्चरली आप देखें तो इतना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 3-4 साल में, जो पिछले 3 से 4 दशकों में भी देखने को नहीं मिला था। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक स्पेशल एपिसोड हमने किया था साउथ बॉम्बे के ऊपर कि कैसे कोस्टल रोड के इनफैक्ट सिर्फ एक छोटे हिस्से को कहूंगा मैं, बड़ा कोस्टल रोड तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक छोटे से फेज ने ही साउथ बॉम्बे के साथ रेस्ट ऑफ द बॉम्बे की कनेक्टिविटी को किस तरीके से इंप्रूव किया। और उसके बाद अब वहाँ का पूरा रियल एस्टेट सिनेरियो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। MMR का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं और वो है नवी मुंबई, जो कहें इससे भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जहां पर हमने ट्रांस हार्बर लिंक आते हुए देखा, जहां पर नया एयरपोर्ट बस आ ही रहा है, मतलब शुरुआत होने जा रही है, पिछले कई सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कई छोटे बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस से नवी मुंबई गुजरा है। और अब ये भी एक बड़ा मार्केट तो ऑलरेडी था, लेकिन अब और सिग्निफिकेंट मार्केट हो गया है MMR के अंदर। तो आज फोकस होगा नवी मुंबई पर, और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फोरास, और अशोक चाजेड़ साहब, CMD अरिहंत सुपरस्ट्रक्चर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एंड टू स्टार्ट विथ अशोक जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि ना सिर्फ आप नवी मुंबई में एक जाने माने डेवलपर हैं, लेकिन आप रहते भी वहीं हैं, मतलब वहाँ के नागरिक भी हैं। तो आपको ये जो सारे चेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ वो शायद हर तरीके से फील हो रहे होंगे। एज ए बिजनेस भी आप उनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और एज ए रेजिडेंस भी आपको उनके आने से जो लाइफ में चेंजेस आए हैं वो शायद महसूस हो रहे होंगे। तो मैं वही आपसे समझना चाह रहा हूँ, जिस ट्रांस हार्बर लिंक की हम इतने सालों से बात करते थे, अब वो ऑपरेशनल है, एयरपोर्ट बस आने ही वाला है, नई मेट्रो लाइंस आ रही हैं, कनेक्टिविटी रोड की भी बेहतर हुई है, कितना आपकी लाइफ में चेंज आपको महसूस हुआ है? गुड आफ्टरनून विपिन जी। नई मुंबई स्टार्टेड ऑफ, जब शुरुआत की तो एक डॉर्मेट्री सिटी करके थी 1988 में, और पिछले 3 दशक से उसने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा दौर गुजारा है। और अब जो बच्चे के जबान के ऊपर, और बहुत आम सी बात है जो आपने कही, ट्रांस हार्बर लिंक, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल पार्क, रिलायंस की तरफ से, अडानी की तरफ से कन्वेंशन सेंटर्स एंड एक्सेट्रा, तो एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन महाराष्ट्र, MIDC का भी, ये सारा का सारा एक ही डिस्ट्रिक्ट यानी रायगढ़, जिसको नई मुंबई का दूसरा भाग कह रहे हैं, जो 660 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है। और वहां पे जो ये जो बन रहा है, ये सब चीजें आ रही है, उसके बाद में अगला जो 2 दशक या 3 दशक रहेगी, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ in terms of corporate ink all over industrialization as well as service sectors के हिसाब से we'll see that change। और अब तक हम भी मतलब आज ऑलरेडी पाम बीच जैसे लोकेशन पे 35 से 40 हजार रुपया कारपेट की भी रेट है। और नवी मुंबई की विशेषता वो है कि आज भी 5-7 हजार रुपए से लेके 10 हजार रुपया रेरा कारपेट के ऊपर 25 लाख से लेके 50 लाख, 45 लाख, 70 लाख का भी घर पूरी मात्रा में सप्लाई कर रहा है, पूरी मात्रा में सारी डिमांड को कवर अप कर रहा है। और विशेष बात यह है कि जब हम आंकलन करते हैं आंकड़ों का, GDP बहुत बड़ी है, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू हर डेवलपर की बहुत एनहांस हुई है, बिकॉज पूरी दुनिया नई मुंबई की तरफ से देख रही है। तो अनडाउटली ये अपॉर्चुनिटी है और हर बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी लेनी है। बट इसके बावजूद भी, इतनी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू होने के बावजूद, अरिहंत के पास 12,500 करोड़ रुपए की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू है ऑल प्रोजेक्ट्स को लेके, फिर भी रेडी पोजीशन स्टॉक जो लॉक इन की डेवलपर के हाथ में, सेकेंडरी मार्केट नहीं, हार्डली 1% नहीं है। सो नई मुंबई आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा चेंज ऑलरेडी देख रहा है। और हमने तो इसको, वहां रहते हैं,
आज सिटी का टेक्सचर चेंज हुआ है, उसका हाव भाव चेंज हुआ है, उसके फैसिलिटीज, उसके रहने की स्टाइल, एवरीथिंग इज इट। टुडे यू फाइंड एवरी लाउंजर्स, रेस्टोरेंट्स, लाइफस्टाइल्स फॉर द रिचर क्लास के लिए भी है एंड फॉर द मध्यम वर्ग के लिए भी है। जी, तो बिल्कुल ये ट्रांसफॉर्मेशन नवी मुंबई में हमने देखा है। पंकज जी, शायद हम दोनों ही इत्तेफाक करेंगे अशोक जी की बातों का, और अभी तो हमने उनके पर्सपेक्टिव से ये बात पूछी जो वहीं रहते हैं। अब हमारे पर्सपेक्टिव से बात, जो शहर के दूसरे हिस्से में रहते हैं मुंबई में, और उनके लिए जब उधर जाना होता है तो भी वही इंफ्रास्ट्रक्चर काम का है। आपको कितना बदलाव महसूस हुआ? और बाकी तो जो डायनेमिक्स अभी अशोक जी ने गिनाए हैं उन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे ही। देखिए, ट्रांस हार्बर एक तरीके से गेम चेंजर रहा। जो अगर आप साउथ मुंबई से कनेक्टिविटी नवी मुंबई की देख लीजिए, तो जहाँ पे 2-2.5 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट में आप उधर चले जाते हैं। तो इसने एक बहुत बड़ी लैंड पार्सल जो ओपन की, और उसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दिएगा। अगर हम पिछले 4 साल या 5 साल का डेटा देखते हैं, तो आज हमारे पास नवी मुंबई एंड पनवेल में टुगेदर मिलाकर के 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पिछले 4 साल में सेल्स 4 गुना हो गई, सप्लाई 3 गुना हो गई, प्राइस में भी बढ़ोतरी। और जिस तरीके से अशोक जी बोल रहे थे कि एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉस्ट रेंज है वो आपका 30 लाख से लेकर के 40 करोड़ के फ्लैट तक है। जो प्राइस रेंज है आपका 4000 से लेकर के आपके 40,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। और ये इसके अंदर एक इवोल्यूशनर एक फेज भी गुजरा, जिसमें 30 साल में वहां पे क्रिटिकल मास डेवलप होकर के आया। आईटी सेक्टर की ग्रोथ आई, पॉपुलेशंस की एक ग्रोथ आई, और उसको रहते हुए वहां पे सोशल फैब्रिक की डेवलपमेंट हो गई। और साथ में ट्रांस हार्बर ने जो ओपन किया लैंड के एरिया को, तो इसने एक तरीके से ट्रांस हार्बर एक एम्बिकल कॉर्ड की तरीके से वर्क कर रही है। क्योंकि मुंबई की जो इकोनॉमिक की कनेक्टिविटी है, जो पहले 2.5 घंटा लगती थी, जो मंत्रालय से अगर नवी नरीमन पॉइंट से या बीकेसी से आपको नवी मुंबई या फिर पनवेल के एक्सटीरियर रीजन में जाने में लगता था, अब वो 20 मिनट हो गई। और ये एक बड़ा गेम चेंजर होकर के आया। इसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ अपने डेटा के हिसाब से कि क्योंकि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ वो खाली नवी मुंबई में नहीं हुआ, ऑल ओवर एमएमआर रीजन में हुआ। लेकिन अमंग द टॉप बेनिफिशियरी ऑफ द इम्प्रूवमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हुआ, जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ये कितने इकोनॉमिक हब्स को एक साथ इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आपको नवी मुंबई और पनवेल जो है टॉप 3 में दिखाई देता है, क्योंकि कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्प्रूवमेंट ऑफ द कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके अलावा जो ट्रांस हार्बर और एयरपोर्ट का इम्पैक्ट तो हमने देखा, लेकिन एक मेजर इम्पैक्ट जो मैं होता हुआ देख रहा हूँ वो गोल्ड लाइन मेट्रो की कनेक्टिविटी का इम्पैक्ट है, जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। इसका इन्फ्लुएंस जो है 16 इकोनॉमिक हब्स जो मुंबई के हैं उसकी कनेक्टिविटी के साथ होगा। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर जो ट्रांस हार्बर ने किया। इसके साथ इसका आने वाला जो इम्पैक्ट है, जब गोल्ड लाइन फंक्शनल हो जाएगी 2031 तक, तो भी एक मेजर इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो नवी मुंबई एक बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से गुजरा, और जो चीजें 3 दशक से हम इंतजार कर रहे थे वो अब होती हुई दिखाई दी। ट्रांस हार्बर अब एक हकीकत बन गया, और मेरे हिसाब से गोल्ड लाइन जब रेडी हो जाएगी तो इसका एक मल्टीफेरस इम्पैक्ट होगा। और ये नवी मुंबई की ग्रोथ के लिए अकेला एनफ नहीं है, ये हमारे मुंबई के अंदर जो एक्सेसिव प्रेशर आ गया पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, उसको एलिवेट करने में भी काम करेगा। और साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग की जो जरूरत है मुंबई और नवी मुंबई के एरिया को, उसको भी फुलफिल करने में। क्योंकि आज आपके पास
2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ मुंबई 20 मिनट के ट्रैवल टाइम के ऊपर अवेलेबल हो गया, जो पहले 2 घंटे 2.5 घंटे लगता था। इससे बहुत ज्यादा लैंड एफिशिएंसीज बड़ी होती हुई दिखाई दे राइट रही। राइट। तो ये वो सारे आपने कहा कि टॉप बेनिफिशियरीज में नवी मुंबई आ गया। काम वाकई में पूरे एमएमआर के अंदर हुआ है। अगर हम नॉर्दर्न लाइन की बात करें तो चाहे इधर सी कोस्ट वाली साइड पर उसमें कोस्टल रोड हो गया, फिर मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो रही है पूरे बॉम्बे को जोड़ते हुए। अशोक साहब, जो एक तो ये सारी इस तरह की कनेक्टिविटी हो गई, जो चाहे मेट्रो हो, चाहे ट्रांस हार्बर हो, चाहे सड़क से और दूसरी कनेक्टिविटीज, और दूसरा जो बड़ा मेजर पॉइंट है दैट इज द एयरपोर्ट। मैं कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक अब काफी सारा वेयर हाउसिंग इंटरेस्ट, काफी सारा आईटी इंटरेस्ट और इस तरह से दूसरे और भी जॉब क्रिएटर्स, क्योंकि मेन मुंबई इज बिट कंजेस्टेड, तो अब वहां की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वहां अभी भी बड़े लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं, किराए कम हैं, चीजें ज्यादा कनेक्टेड हैं, फिर पूना के साथ भी कनेक्टिविटी है दूसरे एंड पर। तो अब जॉब क्रिएशन के मामले में भी नवी मुंबई काफी अट्रैक्टिव हो रहा है। इस पर क्या आपका टेक होगा? यस, जैसे कहा गया कि 3 दशक तक लोग आके यहाँ पे रहे और काफी हद तक मुंबई सिटी के अंदर ट्रैवल करते थे और धीरे धीरे यहीं पे भी उनके अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। बट अब जो आज जो अनुमानित नॉन रजिस्टर्ड आबादी है 30 लाख की पूरे नई मुंबई शहर की, नए 10 लाख जॉब क्रिएट होंगे 10 साल के अंदर अंदर। और ये जॉब्स क्रिएट होंगे रिलायंस के इंडस्ट्रियल पार्क की तरफ से, एमआईडीसी का बहुत बड़ा एक्सपांशन, खारगर कॉर्पोरेट पार्क जो बीकेसी की लाइन पे है सर्विस सेक्टर के लिए, एंड जो चेंज देखेंगे कि जहां अभी तक नई मुंबई सिर्फ एक रेजिडेंशियल और थोड़ा बहुत कमर्शियल के लिए जाना जाता था, जिसके लिए आईटी पार्क्स थे, आज आईटी पार्क्स सीएम साहब हिमसेल्फ हैज कहा है कि भाई हम इसको इस बार सबसे से ज्यादा ग्लोबल अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे। और उन्होंने अभी पिछले महीने ही जो रोड शो किया उसमें बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट को इंटरनेशनली लेके आए हैं। Job creations would be 10 lakhs, so that means at least an population of another 30 to 40 lakhs. यानी 10 साल के अंदर नई मुंबई की पॉपुलेशन 75 लाख तक हो जाएगी। और जब इतनी बड़ी आबादी होती है तो उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बनता है। जो चेंज नजर आ रहा है कि जॉब क्रिएशन सबको दिख ही रहा है, लेकिन जो एक फॉर्मेट चेंज हुआ जिसमें आपने कहा कि भाई अब डेटा सेंटर्स है, जैसे हीरानंदिनी का योटा है, बड़े बड़े जितने भी अमेज़न और सब लोग 24 एकड़ 25 एकड़ पे अपने खुद के डेटा सेंटर्स बनवा रहे हैं। लॉजिस्टिक पार्क ड्यू टू जीएनपीटी 1, 2, 3, 4 एंड कार्गो एयरपोर्ट बीइंग द लार्जेस्ट वन जो नया बन रहा है, वो ये सब का जो सेंट्रिक बन रहा है जहां से सप्लाई चेन बहुत इजीली जा सकती है अक्रॉस ये लॉजिस्टिक पार्क एज वेल एज वेयर हाउसिंग दोनों को बहुत 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 प्रोत्साहन देगा। जो आज वेयर हाउसिंग खाली भिवंडी तक सीमित है, जहां से सभी जगह पे बॉम्बे में सप्लाई जाती है, उसकी जगह पे ये जो नए वाले एरियाज है अटल सेतु को नीचे उतरने के बाद में जो जमीनें चिरनेर और इस तरफ खाली पड़ी है, उसमें ये बदलाव देखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो एक नाम आदमी के लिए सिटीजन के लिए जो देखने के लिए कि अब नई मुंबई सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल्स और कमर्शियल्स और शॉपिंग नहीं है, अब उसके अंदर नए फॉर्मेट्स ऑफ रियल एस्टेट आ रहे हैं, जिसके अंदर सेकेंड होम लिविंग और फर्स्ट होम लिविंग, विला लिविंग में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ह्यूज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पिछले सिर्फ 1 साल में, इंक्लूडिंग आर्यन वर्ल्ड विलास जिसने एक स्टेप फॉरवर्ड लेके एक दिशा का काम किया, और 400 बंगलों की सिंगल कॉलोनी, इसी टाइप के बहुत सारे नए विला कॉलोनीज आ रही है। तो आने वाले टाइम में विला लिविंग एक बहुत बड़ा होगा, जो ऑलरेडी अक्रॉस ग्लोबल एक्सेप्टेड है, चाहे बैंगलोर, दिल्ली, न्यूयॉर्क के लिए न्यू जर्सी, ओस्लो, एवरीवेयर वी फाइंड आउट, दुबई, आपके पास टॉलरेंसेस है। लेकिन अगर आपका ट्रेवल डिस्टेंस 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो लोगों को विला में रहने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करता है। एंड ये चेंज भी नजर आएगा। और सबसे बड़ा रहेगा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, तो एयरपोर्ट के बाद में फ्लीट ऑफ सारे ऑपरेटर्स अक्रॉस वर्ल्ड के अपने जितने भी IHCL, ITC, मैरियट, सारे ग्रुप्स बड़े फुल पैमाने पे ऊपर यहाँ पे मल्टीपल होटल्स खोलेंगे, जिसके कारण लाइफस्टाइल चेंज होगी।
चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद नवी मुंबई में वो कौन से इलाके हैं जहां निवेश के लिहाज से नजर रखी जा सकती है, अच्छे रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं, और साथ ही में अगर आपका घर खरीदने का भी मन है तो कहां पे एक बेहतर और नया डेवलपमेंट आ रहा है, ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। Signature Global presents Property Guru. Property Guru. वेलकम बैक। प्रॉपर्टी गुरु पर आज बात हो रही है नवी मुंबई के ऊपर, स्पेशल एपिसोड, और आइए चलिए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नवी मुंबई को एक मैग्नेट सिटी के तौर पर डेवलप किया, कुछ चीजें आ गई, लेकिन कभी भी उसको उसके वो डायनेमिक्स नहीं मिले। लेकिन अब आप दोनों जो बातें बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिन डायनेमिक्स का या जिन कैटलिस्ट का इतने सालों से इंतजार था वो शायद अब सब हो रहे हैं। तो क्या एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए देखेंगे जहां सच में नवी मुंबई अब मुंबई का जो पूरा लोड है उसको एक हद तक एब्जॉर्ब करता हुआ नजर आएगा, अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट करेगा, और बाकी जो तमाम डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें रहने से लेकर जॉब, एवरीथिंग एक जिस पर्पस से उसको बनाया था अब वो जाके 30 साल के इंतजार के बाद उस राह पे पकड़ चुका है। बिल्कुल, अगर आप देखिए तो इकोनॉमिक एडवांसमेंट मुझे बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा, जो पहले नहीं हुआ। जब हमारा बेलापुर बना था तब वो सीबीडी बेलापुर के नाम पे जो है ना प्रपोज किया गया कि एम आई कनेक्टेड? यस सर। या सो सीबीडी बेलापुर के नाम पे कनेक्ट किया, डेवलप किया गया, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि कारण है कि वो मुंबई की पॉपुलेशन से डिसजॉइंट था। अगर आप कनेक्टिविटी देखें तो उस वक्त वाशी ब्रिज थी जिसके थ्रू उसकी कनेक्टिविटी होती थी। जो हमारा अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, इसने मुंबई की पॉपुलेशन को उससे कनेक्ट कर दिया। तो अगर हम नवी मुंबई की पॉपुलेशन अगर 20 लाख को देखते हैं तो आज ट्रांस हार्बर आने के बाद जो है, जो साउथ और सेंट्रल मुंबई की करीब 4 करोड़ की पॉपुलेशन, उसके साथ जो कनेक्टिविटी बढ़ गई, ये जो है प्रॉपल करेगी, क्योंकि उसके पास लैंड है, प्राइस की एफिशिएंसीज है और बड़े लेआउट के लिए पोजीशन है। और दूसरी बात है जो आपके रेक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आपके पास एयरपोर्ट आने वाला है, और उसके बाद आज के दिन जो एग्जिस्टिंग आईटी है जो एक फीडर की तरीके से काम करेगा, ये जो क्रिटिकल मास है ये प्रॉपल करता है ग्रोथ के लिए। तो अगर हम किसी लोकेलिटी डेवलपमेंट को अगर किसी वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें एक एस कर्व पे लोकेलिटी डेवलप होती है। तो एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड जो होता है, एस का जो डाउन वाला पोर्शन होता है, वो नवी मुंबई देख चुका पिछले 30 साल में। अब इसमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पर्सपेक्टिव और पोजीशन पे और उस अपॉर्चुनिटी टाइम के ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि क्रिटिकल मास आ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है, इकोनॉमिक के जो प्रोजेक्ट्स जो आने चाहिए थे वो आ गए। तो पोलराइजेशन ऑफ पॉपुलेशन वहां पे बढ़ेगा। जो अशोक जी ने भी बोला कि इतने जॉब्स क्रिएट होंगे, और ये जॉब अब बन भी सकते हैं, क्योंकि कारण है, अगर आप सोचिए कि एक सबसे बड़ा जो एसईजेड है वो उड़न में ही कंसेप्चुलाइज किया गया था कि 2005 में, लेकिन वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पास एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन ही नहीं थी कि वहां पे एसईजेड बन सके, क्योंकि शॉप की और कोई भी बिजनेस अपना बिजनेस वहीं खोलेगा जहां उसके पास एम्प्लॉय बेस और एम्प्लॉय पहुंच सके। जो ट्रांस हार्बर और ये इंफ्रास्ट्रक्चर अब उस पॉपुलेशन को एक्सेसिबल बना रहा है, तो इसके लिए जो ग्रोथ अभी तक अवेटेड थी उसमें आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। स्टेट थिंग। अशोक जी, आपने बताया कि किस तरह की डिमांड है, शुरुआत में आपने रेट्स का भी जिक्र किया, क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, विलास की भी डिमांड आ रही, तमाम चीज़ें। एक फेज हमने देखा नवी मुंबई के लिए, जब ये प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट हुए, एयरपोर्ट आना है तो उल्वे का हमने देखा अनाप शनाप रेट भागा, लेकिन वो डेवलपमेंट आगे पीछे हो गया, थोड़ा टाइमलाइन इधर उधर हो गई। लेकिन अब जबकि ये सारे बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो ट्रांस हार्बर लिंक हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेडी हैं, तैयार हैं, फंक्शनल भी हैं, एयरपोर्ट बस खुलने वाला है। अब यहाँ से जो नया इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, घर खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, वो क्या आप एक एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं? अगर आज मुझे नवी मुंबई की तरफ एज एन रियल एस्टेट डेस्टिनेशन देखना है, चाहे इन्वेस्ट करना है, चाहे खरीदना है, अब मेरे लिए नए समीकरण क्या है?
जो जो डेवलपमेंट आज भी नवी मुंबई यूं कहे तो बहुत सस्ता है, बिकॉज अगर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड देखो तो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने सारे एयरपोर्ट्स के बाजू में देखें तो कहीं पे भी आपको 5-7 हजार रुपया स्क्वायर फीट में घर नहीं मिलता है। हर जगह पे वो मिनिमम 5 फिगर यानी 10,000 रुपया पर स्क्वायर फीट से ऊपर है। सो अभी भी बहुत सस्ता है, बेस्ट टाइम है, जल्दबाजी में ही निवेश करना चाहिए और सिर्फ घरों में नहीं, अगर देखें लंबे समय में तो जमीनों में, ऑफिसों में हर अपॉर्चुनिटीज एम्पल है। कह सकते हैं कि जैसे अमेरिका कहता है कि वी आर लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, टुडे हम कह सकते हैं कि अगले 2 दशक तक 3 दशक तक नवी मुंबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और बहुत सारे पैमाने हर चीज के लिए खुलेंगे। अलग अलग एटलीस्ट मेरा अनुमान है, जिसको मैंने पिछले 10 सालों में देखा, जो 900 रुपया स्क्वायर फीट का कर्जा खारगर था 2004 में, वो आज 17-18 हजार रुपया स्क्वायर फीट हुआ है। तो मुझे दिखता है कि आगे आज भी जहां पे भी सब मैच्योरिटी भी अब तक सैचुरेशन नहीं आया हुआ है, वहां पे एटलीस्ट 5 गुना दाम अगले 1 दशक में यानी 10 साल के अंदर अंदर हर एक व्यक्ति को बहुत इजीली दिखेगा और 10 साल में वो हकीकत में महंगा नहीं लगेगा और भी सस्ता लगेगा। पंकज जी, योर टेक, और कौन से वो इलाके हो सकते हैं जहां पर हम देख सकते हैं निवेशक हमारे की जाएं या जिन्हें घर खरीदना है वो भी? देखिए, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द उल्वे, उरण, द्रोणागिरी, पुष्पक नगर और नवी मुंबई का वो रीजन जो डेवलप रीजन्स है। अब पनवेल को अगर हम देखें तो 2 भागों में टूट सकता है, एक फलासफे फाटक के पहले वाला रीजन और फलासफे फाटक के आगे का रीजन, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ी है। तो मेरे हिसाब से जो रीजन क्लोजर बाय हैं डेवलप लोकेशंस पे, वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी जिस नोड्स पे होने वाली है वहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। उरण को देख करके मैं देख रहा हूँ कि वो एक प्रॉमिस सिटी थी, हालांकि उसने काफी एडवांस एप्रिसिएशन लेकर के रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी अब मैं देखता हूँ कि वो उस रीजन में, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि वहां पे आपको कमर्शियल एक्टिविटीज के डेवलपमेंट ज्यादा होते हुए दिखाई देंगे जो अभी तक नहीं हुए। वो एक छोटे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स आए और वहां पे आपको बड़े डेवलपर के प्रोजेक्ट भी आते हुए दिखाई देंगे। पुष्पक नगर भी आपका एक इमर्ज होकर के एक रीजन आया है, द्रोणागिरी है और न्यू पनवेल वाला का रीजन है। ये सारे रीजन्स में आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। चलिए, तो नवी मुंबई अब एक प्रॉमिसिंग सिटी बन गया है। वैसे भी आप एक उसका अलग छाप थी, लेकिन नई कनेक्टिविटी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नए जॉब्स क्रिएशन, नए एरियाज जिनको अब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ओवरऑल जो एमएमआर का इकोसिस्टम आप कहें कि वो जो एमएमआर के अलग अलग टुकड़े हैं, चाहे आप नॉर्थ बॉम्बे की बात करें, साउथ बॉम्बे की बात करें, सेंट्रल लाइन की बात करें, या फिर आप ठाणे की बात करें और नवी मुंबई की बात करें, इनके बीच जो इंटरकनेक्टिविटी है, वेदर थ्रू रोड्स या फिर ब्रिजेस या फिर मेट्रो लाइन और बाकी एक ओवरऑल डेवलपमेंट जिसका फायदा ये एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, उसका एक ओवरऑल इकोसिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। और वही फायदा जो हमने अभी बात भी की कि नवी मुंबई को बहुत पहले कंसेप्चुलाइज किया गया था एज ए मैग्नेट सिटी, लेकिन उसको अपने कैटलिस्ट, अपने वेक्टर जो बढ़ने के लिए उसे चाहिए, वो अब मिल रहे हैं और यहां से ग्रोथ के पर्सपेक्टिव काफी खुलते हैं। आगे और भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हुए नजर आएंगे जो इस पूरे एमएमआर रीजन को और बूस्ट करते हुए मिलेंगे, और इनफैक्ट नवी मुंबई को भी उसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का। एंड आई थिंक कि बहुत सारे सवाल हमारे पास लगातार आते हैं, चाहे वो जी सर बोलिए। विपिन जी, एक लो हैंगिंग फ्रूट है, बहुत जरूरी भी है कि आज के दर्शक सब इस चीज को देखें, और क्योंकि अपन एक ग्लोबल व्यू ले रहे हैं, और जब अपन देखते हैं कि नवी मुंबई के नए क्षेत्र में किस तरफ से सबसे ज्यादा और अलग तरीके का डेवलपमेंट दिखेगा, तो वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है अटल सेतु से लेके स्टेट लास्ट चौक तक, और क्योंकि एक्सप्रेस वे जो प्लस साइन में जा रहा है वहां पे एग्जिट रूट नहीं है, तो मैक्सिमम डेवलपमेंट हम जो देख रहे हैं वो उरण, उल्वे और इससे आगे जाते पनवेल, फलसफे और
जो इसके बाद का इलाका जो विपिन जी ने जो कहा गया कि सबसे बड़े टाउनशिप डेवलपमेंट अदानी जी की अदानी ग्रुप का 600 एकड़ का टाउनशिप है, वाधवा का 400 एकड़ का टाउनशिप है, हीरानंदानी 300 एकड़ की टाउनशिप है, अरिहंत के टोटल प्रोजेक्ट्स 500 एकड़ के ऊपर 3 प्रोजेक्ट्स है, गोदरेज के 150 एकड़ पे। तो ये जो 100 एकड़ के डेवलपमेंट नवी मुंबई में पहली बार ऑलरेडी जो शुरू हुआ है ये दिखेगा। तो ये इसको कह सकते हैं कि ये अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट रेजिडेंशियल और कमर्शियल हैबिटेबल जो है एज वेल एज सर्विस वाला है, वो इसको जिसको अपन कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड है। और फ्रॉम अटल सेतु से अभी एक नया रिंग रोड डायरेक्ट चौक तक भी जो हीरानंदानी और अरिहंत के और वाधवास के प्रोजेक्ट तक है, अदानी के प्रोजेक्ट से वहां तक एक डायरेक्ट फ्रीवे एलिवेटेड भी तैयार किया गया। तो सरकार इस बार बहुत रफ्तार से कदम उठा रही है कि अब वो नहीं जो पिछले सालों तक हुआ, अब डेवलपर बने उससे पहले, डेवलपर अपनी टाउनशिप लेके आवे या प्रोजेक्ट्स लावे उससे पहले हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था रेडी करेंगे। तो इट्स गोइंग टू बी गोल्डन एरा फॉर द नवी मुंबई इन द कमिंग 2 डेकेड्स। राइट, और वो आपकी बातों में एक्साइटमेंट दिख भी रहा है अशोक साहब की, क्योंकि आप वहां से बिलोंग करते हैं और नो डाउट ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश हैं। आप उस पुल से निकले 22 किलोमीटर लंबे तो महसूस होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है और डेफिनेटली उसका फायदा तो अब नवी मुंबई को मिलेगा ही। नया एयरपोर्ट आ रहा है इनफैक्ट, तो वो एक अलग चीज होगी। और बाकी जो ओवरऑल मैंने कहा एमएमआर से जिस तरह की कनेक्टिविटी डेवलप हो रही है थ्रू मेट्रो एंड रोड्स, वो पूरे रीजन को फायदा देगी एंड नवी मुंबई विल बी द वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। तो एक आउटलुक जो है बहुत शानदार लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी पिक्चर आई थिंक हम यहाँ बना पाए। इसी सीरीज में हमने साउथ बॉम्बे की बात की थी और आज नवी मुंबई की बात हुई। आगे और भी बातचीत करेंगे, ऐसे और स्पेशल एपिसोड्स आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए पंकज जी और अशोक जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.